नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत समय हो गया। कैसी चल रही है भाई पढ़ाई यहाँ तक की? नमस्ते जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपके जो नोट्स हैं वो हिंदी में हैंड रिटन तैयार हो गए हैं। उनको जो वो कल अपडेट कर दिया जाएगा। तो हिंदी के जो अवेलेबल है और उसके बाद में कल अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद में जो है वो अच्छा बढ़िया है भाई। उसके बाद में जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो भी जल्दी कर देंगे अपन। दो आजकल और परसों जो है परसों तक जो है वो अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, हिंदी जो है हिंदी के हैंड रिटन नोट्स जो है वो मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो हिंदी के हैंड रिटन नोट्स है वो तैयार हो गए हैं। अभी क्लास थी उस वजह से जो है वो स्कैन करके अपलोड नहीं कर पाए। बाकी कल जो है वो आपके ये अपलोड हो जाएंगे। तो आप फिर उनके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स जो है उनके प्रिंट आउट करके साथ साथ ही। हाँ बिल्कुल करेंगे, इस संडे को या जब भी समय मिलेगा तो अपन कर लेंगे, या एक दिन बीच में किसी दिन कर लेंगे। अब कल परसों जो है वो खत्म हो जाएगा ये अपना जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उसके बाद में कर लेंगे। क्लियर है भाई? शुरू करें। एक छोटा सा ही टॉपिक है, रिस्क एनालिसिस। रिस्क देखो, इसमें मेन क्वेश्चन तो है। पिछली बार तो जो पूछा गया था कि इसमें से कौन सी रिस्क एनालिसिस के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है या रिस्क के तरीकों में से क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी सिंपल सा ही चैप्टर है। और ज्यादातर जो रिस्क है वो नाम से ही पता चल जाती है। कुछ जो है वो एक्सेप्शनल है जिनके बारे में अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो रिस्क जो है उसमें तीन कंपोनेंट जो वो होते हैं। पहला कि भाई क्या होने वाला है रिस्क के मामले में। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें कि भाई जैसे कोरोना के केस के अंदर क्या था, वो एक अलग तरीके की सिचुएशन थी जिसके अंदर क्या थे, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि भाई बिजनेस जो वो बंद रहेगा वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। दूसरा, ऐसे बहुत सारी हो सकती है कि आग लग जाए तो क्या होगा, या फिर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए तो क्या होगा, सप्लायर स्ट्राइक पे चले जाए तो क्या हो, डिमांड अगर बंद हो जाए या कम हो जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा। बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिनारियो बन सकते हैं, कोई भी सिनारियो हो सकता है। पहली चीज तो ये देखेंगे। दूसरा, उसकी प्रोबेबिलिटी कि भाई क्या चांस है इसके होने के। समझिएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है। जैसे हम कहते हैं कि भाई जीवन जो है वो उसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी खत्म हो सकता है। इस वजह से ज्यादा मेहनत करने से और ज्यादा जो है वो इकट्ठा करने से क्या मतलब। लेकिन अगर ऐसा सोच के बैठ गए और मान लो अपनी उम्र जो है वो 80-90 साल लिखी हो तो फिर समस्या हो सकती है। समझ पा रहे हैं बात? तो कोई भी चीज है कोई समस्या, लेकिन उस समस्या के होने के चांसेस कितने हैं, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे। क्लियर है? उसके बाद में उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि भाई अगर ये हो जाता है तो उस केस के अंदर क्या क्या जो है वो हमारे साथ घटनाएं होगी। या फिर साउंड जिगजैग कर रही है कभी कभी। एक सेकेंड। अभी सही है? चेक कीजिएगा, अगर आवाज सही नहीं हो तो बताइएगा ना। तो डायरेक्ट जो है वो स्पीकर लगाएं। हो रहा है, एक सेकंड तो रुकिएगा ना। उसको
अभी आवाज क्लियर है? अभी ठीक है, तो इससे ले लेते हैं अपन क्लास। हाँ जी, तो देखो रिस्क एनालिसिस के अंदर क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई क्या रिस्क जो है वो आने वाली है। तो इसमें मेनली अपन इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कौन कौन से तरीके की रिस्क जो है वो आने वाली है, जो कि आपने नेट वगैरह का एग्जाम अगर दिया हो तो उसके अंदर जो आप ये चीजें जो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जब पढ़ते हो तो उसके अंदर ये पढ़ा जाता है मार्केटिंग वगैरह के अंदर। तो सबसे पहले तो अपने को देखना है कि अलग अलग तरीके की जो रिस्क है वो कौन कौन सी है। एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले अपने को इसमें देखना है टाइप्स ऑफ रिस्क, कि रिस्क कितने कितने तरीके की हो सकती है। तो सबसे पहले आती है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क जो है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या होता है, ऐसी पॉलिटिकल रिस्क जो देश के आंतरिक पॉलिटिक्स की वजह से जो आई हुई हो। जैसे कोई सरकार या कोई देश कई बार जो है वो क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को बैन करवा देता है, जैसे कि वो हो सकता है कि एनवायरमेंट के खिलाफ हो, ऐसा कुछ कारण हो जिस वजह से, या फिर जैसे मान लीजिए कल को भारत सरकार एक तरीके का निर्णय लेके आए कि भाई जो कोल्ड ड्रिंक है उनका हेल्थ के ऊपर जो बुरा इम्पैक्ट और इस वजह से इसको बंद किया जाए। या फिर आपको एक एग्जांपल याद हो कि मैगी जो एक बार बीच में उसके ऊपर केस चला था और उसकी जो वैल्यूएशन काफी कम हो गई थी। तो इस तरीके के इंटरनल कॉज हो सकते हैं, या फिर जो है वो आपके एक्सटर्नल कॉज भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल कॉज के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा बिजनेस जो है उसकी एक ब्रांच जो मान लीजिए चाइना में चल रही थी और इंडिया और चाइना के जो वो रिलेशन खराब हो गए, उस वजह से ट्रेड जो है वो बीच में रुक गया है। तो ये इस तरीके की जो रिस्क है वो क्या कहलाएगी, पॉलिटिकल रिस्क कहलाएगी। इसी से रिलेटेड एक और रिस्क जो है, इनके नाम ही पता रखिएगा कि नाम के साथ जो पता रखिएगा कि ये रिस्क किस तरीके की और किससे रिलेटेड, वैसे नाम से पता भी चल जाता है। कंट्री रिस्क क्या होती है, जैसे अपन जो क्या करते हैं किसी और कंट्री के अंदर बिजनेस करते हैं, या कोई और मल्टीनेशनल कंपनी है जो हमारी कंट्री के अंदर जो इन्वेस्ट करके रखा है, तो उस केस के अंदर हमारी कंट्री में अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसमें हमारे बिजनेस लॉ वगैरह जो भी कानून कायदे वो उन्हें क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। ये एक ब्रॉड टर्म है, ये एक बड़ी टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी रिस्क जो वो रह जाती है। जैसे पॉलिटिकल इसके अंदर आ जाएगी कि भाई इंडिया पाकिस्तान का जैसे रिलेशन खराब हो गया, इंडिया चाइना का रिलेशन खराब हो गया, या फिर एक्सचेंज के अंदर प्रॉब्लम आ गई, या फिर लॉ वगैरह की वजह से जो है वो चेंज आ गया है, जिसकी वजह से जो कुछ रिस्क आ गई, या फिर कोई टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज आ गया है कि भाई ऐसे कुछ इक्विपमेंट है जो हम जिस कंट्री में गए हैं वहां पर अवेलेबल नहीं है, वहां पर उनको इंपोर्ट करना जो पॉसिबल नहीं है। इस तरीके के एक्सचेंज रिस्क जो है वो आगे हम देखेंगे। लॉ से रिलेटेड जैसे कि कानून वगैरह में कोई इस तरीके का प्रावधान आ गया और जिसकी वजह से इनको क्या कर रखा है, मना कर रखा है, तो वो सारी सारी इसमें आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन ही आएगा इससे वैसे, सिंपल कि ये जो है वो रिस्क किससे रिलेटेड है, और ऑप्शन देख के ही आपको लगभग जो हो पता चल जाएगा। इकोनॉमिक रिस्क जो है वो क्या है, ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। जैसे बैंकिंग अगर आपने कभी पढ़ा हो तो बैंकिंग के अंदर जो वो हम पढ़ते हैं कि कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जैसे अगर इंक्रीज हो जाती है तो उस केस के अंदर लोगों के पास पैसा जो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस वजह से क्या होती है, मनी की सप्लाई जो क्या हो जाती है, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है। सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है, इस वजह से क्या हो जाती है, परचेजिंग पावर जो वो कम हो जाती है।
इसकी वजह से परचेजिंग पावर जो वो कम हो जाती है, और परचेजिंग पावर कम हो जाती है इस वजह से जो क्या हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। समझिएगा, जैसे आज जो है वो लोन मान लीजिए 8% पे मिल रहा हो, कल को लोन की रेट जो 8 से 15% पे होगी, तो लोग जो है वो लोन लेने से घबराएंगे। नमस्ते जी। लोन लेने से लोग क्या करेंगे, घबराएंगे कि लोन नहीं लेना है। अगर लोग लोन नहीं लेंगे, इसका मतलब क्या होगा, मार्केट के अंदर पैसा नहीं जाएगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, और लोगों के पास पैसा जब कम होगा तो वो डिमांड कम क्रिएट करेंगे। भाई जिसके पास पैसा होगा तभी कूदेगा। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं जो 10 चीजें खरीदने की बातें करूंगा, अगर पैसा नहीं होगा तो मैं शांति से बैठूंगा। तो उस केस के अंदर अगर मनी की सप्लाई कम होगी तो परचेजिंग पावर जो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या है, इकोनॉमिक रीजन, या फिर जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इस वजह से भी क्या हो सकती है कि डिमांड जो कम हो सकती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी पेट्रोल के भाव जो 230 रुपए ऐसा कुछ चल रहा है, 235 रुपए, तो उतनी पेट्रोल की डिमांड वो नहीं करेंगे, और उस स्थिति में लोग जो खाने और इन पीने की चीजें जो वो ज्यादा प्रेफर करेंगे बजाय कि पेट्रोल वगैरह की। तो इस तरीके के जो भी फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट वगैरह, जो सारे सारे किस्में कहलाएंगे, इकोनॉमिक रिस्क में कहलाएंगे। उसके बाद में आता है सोशल रिस्क। सोशल फैक्टर की वजह से, जैसे कल्चर वगैरह जो हो गया, उसकी वजह से जो रिस्क क्रिएट हो जाती है। जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी धर्म को या किसी कल्चर को या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को आहत करता हो, या उनके बारे में जो है वो एक गलत इम्पैक्ट डाल रहा हो, तो उस केस के अंदर सोसाइटी जो उसे क्या कर सकती है, बाइकआउट कर सकती है, आगे जाके सरकार उसे बैन भी कर सकती है। तो ये सारी सारी क्या कहलाएगी, सोशल रिस्क कहलाएगी। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट है आपकी एक्सचेंज रिस्क। इसको थोड़ा सा समझिएगा भाई, किसी में डाउट हो तो बताते रहिएगा ना। एक्सचेंज रिस्क, और इससे क्वेश्चन जो आएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, और सिंपल सा ही क्वेश्चन आएगा। वैसे आपको चाहे पुराना वाला पेपर भी देखोगे तो वो भी जाएगा। एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, जैसे दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। एक जो है वो मान लीजिए इंपोर्टर है, और एक जो है वो एक्सपोर्टर है। इंपोर्टर ने मान लीजिए क्या किया है, $1,00,000 का कोई गुड्स जो वो मार्केट से, मतलब कि आउट ऑफ इंडिया से खरीदा है। क्लियर है, $1,00,000 का है, और अभी $1 इज इक्वल टू क्या चल रही है, रेट जो चल रही है वो ₹90 चल रही है। क्लियर है, और इसने कहा कि मैं जो पेमेंट है वो क्या करूंगा, आपको पेमेंट जो वो करूंगा आफ्टर 3 मंथ्स, कि 3 महीने बाद जो मैं आपको पेमेंट जो वो कर दूंगा। आगे वाले ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। 3 महीने बाद मान लीजिए रेट जो वो हो गई $1 इज इक्वल टू ₹95। तो रुपया जो है वो और कमजोर हो गया मान लीजिए, तो ₹95 हो गया। इसका मतलब क्या है, इस 1,00,000 को खरीदने के लिए पहले अगर उसे $1,00,000 का पेमेंट करना था, तो $1,00,000 खरीदने थे, तो उसे 90 लाख के अंदर जो वो 90 लाख के अंदर ये पैसा जो मिल जाता। लेकिन अगर 95 रेट हो गई, तो अब उसे जो वो ये $1,00,000 खरीदने के लिए उसे क्या करना होगा, 95 लाख रुपए जो खर्च करने होंगे। तो ये जो है 5 लाख रुपए उसको क्या करने पड़े, एक्स्ट्रा पेमेंट जो करना पड़ा। ये जो ये क्या कहलाएगी, एक्सचेंज रिस्क जो कहलाएगी। डिमांड कम होने पर इन्फ्लेशन नहीं, अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि रिस्क किस किस तरीके की हो सकती है बिजनेस के अंदर, जो कौन कौन से तरीके की रिस्क जो वो हो सकती है। आगे अपन इसका देखेंगे कि ऐसे रिस्क के लिए अपन क्या क्या स्ट्रेटेजी वगैरह फॉलो करते हैं। अभी अपन सिंपल देख रहे हैं कि रिस्क कौन कौन सी हो सकती है, कि भाई ये रिस्क जो हो सकती है, पॉलिटिकल रिस्क वगैरह, अब भी अपन उन्हीं के बारे में देख रहे हैं। क्लियर। तो इस केस के अंदर इसके लिए ये जो है रिस्क क्या कहलाएगी, एक्सचेंज रिस्क, कि भाई एक्सचेंज रेट के अंदर जो वो चेंज आया और उसकी वजह से इसको क्या हो गई, रिस्क हो गई, ज्यादा पेमेंट करना पड़ा या कम पेमेंट करना पड़ा। इस केस के अंदर अगर एक्सपोर्ट है जैसे, और उसने जो वो $1,00,000 का एक्सपोर्ट किया, और उस वक्त रेट वही थी $1 इज इक्वल टू ₹90, और यही 3 मंथ बाद पेमेंट का टाइम था,
इसको अगर $1 = ₹90 से ज्यादा होगा तो इसको फायदा होगा। इसको नुकसान कब हो सकता है, अगर $1 मान लीजिए 85 हो जाए, तो ये $1 लाख पहले मिलता तो ये कन्वर्ट करवाता तो इसे 90 लाख रुपए मिलते, लेकिन 3 महीने बाद जब इसे मिलेगा तो ये $1 लाख को जब कन्वर्ट करवाने जाएगा तो $1 का 85 रुपए मिल रहा है, तो 85 लाख मिलेंगे। तो इसे जहां 90 लाख मिलने थे वहां 85 लाख मिलेंगे। ये एक्सपोर्टर के केस में रिस्क हो सकती है, और इंपोर्टर के केस के अंदर जो क्या है 90 लाख के पेमेंट के बदले में उसे 95 लाख का पेमेंट करना पड़ सकता है। तो अगर होम करेंसी की रेट जो वो होम करेंसी जो है वो अगर डेप्रिशिएट हो रही हो तो उस केस के अंदर इंपोर्टर को जो नुकसान होने वाला है, और होम करेंसी अगर स्ट्रांग हो रही हो, मजबूत हो रही हो, तो उस केस के अंदर एक्सपोर्टर को जो वो नुकसान हो सकता है। क्लियर है? तो ये जो है ये हमारी क्या कहलाएगी, एक्सचेंज रिस्क जो वो कहलाएगी। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है, 85 लाख है ना। इसके बाद में जो है वो आपकी बिजनेस रिस्क, आपके इस बिजनेस रिस्क है, आगे अपन ऑपरेशन रिस्क पढ़ेंगे, वो भी जो बिजनेस रिस्क का एक तरीके का नाम है, कोई उसमें ज्यादा चेंज नहीं है। बिजनेस रिस्क जो क्या है कि भाई हमारे बिजनेस के अंदर जो कुछ जो वो चेंज आ गया जिसकी वजह से वो जो रिस्क हो गए, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट जो वो इंक्रीज हो गई है हमारी, या फिर हमारा जो सेल्स कम हो गया है, या फिर हमारा पीवी रेशियो कम हो गया है, या फिर हमारा जैसे रॉ मटेरियल की प्राइस जो वो इंक्रीज हो गई है। ये सारे क्या है, बिजनेस रिस्क। हमने सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट जो था वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इस तरीके के जो भी रिस्क है वो क्या कहलाएंगे, बिजनेस रिस्क है जो कहलाएंगे। अपने यूं समझे तो सीधा ईबीआईटी तक की जो कैलकुलेशन है वो किस में कहलाएगी, बिजनेस रिस्क में कहलाएगी। उसके अलावा एक होती है बिजनेस रिस्क, ये जो है वो अपन ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज में पढ़े, वही बिजनेस रिस्क है। ये जो है वो कौन किससे रिलेटेड है, बिजनेस रिस्क जो किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग लिवरेज से रिलेटेड है। वैसा का वैसा एक जो है वो हमारा और रिस्क आती है फाइनेंशियल रिस्क, जो हमारे रिस्क जो कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से है। हम कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन हमने जो पैसा इस तरीके से रेज किया है, अच्छा नहीं हो रहा है, हो सकता है वो मैं भूल गया हूँ, भाई माफ कीजिएगा ना, कल से मैं याद रख के कर लूंगा। वो हो सकता है वो थोड़ा लेट हो गया तो उस वजह से वो जल्दी में ऑप्शन ऑन नहीं किया हो, अभी हो सकता है या नहीं हो सकता देखता हूँ। नहीं अभी नहीं हो सकता, कल से याद रख के करूंगा मैं, आज भूल गया है ना। आज मोबाइल में देख लीजिएगा आ जाएगा। रिस्क जो कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से आए उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। जैसे जो है हमारा हम पैसा कमा तो रहे हैं लेकिन जो हमने मान लीजिए डेप्ट जो वो ज्यादा ले लिया और उस वजह से इंटरेस्ट का पेमेंट जो वो ज्यादा है और इस वजह से हमारे शेयर होल्डर के लिए पैसा कम बचे, तो ये जो ये क्या कहलाएगी, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंस की वजह से जो आई रिस्क आ रही है वो हमारी क्या कहलाएगी, फाइनेंशियल रिस्क। इसके लिए अपन जो एक लिवरेज कैलकुलेट करते हैं जो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल लिवरेज। और इन दोनों को मिला के फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क दोनों के लिए हम जो क्या करते हैं, कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करते हैं जो इनके रिस्क को मेजर करता है। एक हमने जब सीएपीएम और ये पढ़ रहे थे तब हमने जो टोटल रिस्क है उसको दो भागों में बांट के देखा था। सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, याद है क्या भाई?
याद है क्या ये सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क? अनकंट्रोलेबल में दो आएगा या एक ही आएगा पता नहीं। हाँ बिल्कुल अनअवॉइडेबल। और ये जो है ये क्या है? अराइजेज ड्यू टू कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, और जो कि क्या है? कंट्रोलेबल फैक्टर। इसको हम जो है क्या कहते हैं? कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, या फिर हम इसे डाइवर्सिफाइबल रिस्क जो है वो कहते हैं। ये जो है ये क्या है? नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क जो है इसे कहा जाता है। और इसको मेजर करने के लिए हम जो है वो एक यूज करते हैं बीटा। हमने वहां पर देखा भी था कि बीटा जो है वो क्या करता है? मार्केट का और कंपनी का रिलेशन बताता है कि अगर बीटा 1 है इसका मतलब अगर मार्केट जो है वो 10% से ऊपर जाएगा तो हमारी कंपनी का जो शेयर है वो भी 10% से ऊपर जाएगा। अगर बीटा 2 है इसका मतलब ये 10% से ऊपर जाएगा तो हमारी कंपनी का शेयर जो है वो 20% से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर -2 है इसका मतलब ये अगर मार्केट 10% से ऊपर जाएगा तो ये 20% से नीचे जाएगा। क्लियर है? क्लियर? डाइवर्सिफाइबल क्या है? हाँ देखिएगा, जैसे समझिएगा डाइवर्सिफाइबल का क्या है? एक अ, जो शेयर मार्केट के अंदर जो डील करते हैं ना, अ, उनमें एक कहा जाता है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बकेट। अपने सारे अंडे जो है वो एक ही बकेट के अंदर मत रखिएगा, एक ही बास्केट के अंदर मत रखिएगा। उसका कहने का मतलब ये है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो सारे के सारे एक ही तरीके की कंपनी में नहीं होने चाहिए। जैसे आपने क्या किया, मान लीजिए ये ABCD, ये कंपनी जो है वो किसमें जो है वो इन्वेस्ट करती है? जैसे सोलर के अंदर ये इन्वेस्ट करती है। एक है E और F, ये जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो वो करती है। ये एक है G और H, जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर जो है वो करती है। और ये जो है मान लीजिए एक जो है वो मोटर्स के अंदर जो है वो डील करती है, I और J। अगर मान लीजिए आपने सारी जो है वो सोलर वाली में ही इन्वेस्ट किया, इसमें A B C और D में, तो उस केस के अंदर क्या होगा? सोलर इंडस्ट्री के अंदर अगर मान लीजिए कोई रिसेशन आ गया, लोगों ने जो मान लीजिए सोलर की जगह और कोई नया कंपोनेंट आ गया और जिससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है और आसानी से बनाई जा सकती है, तो ये इसमें क्या होगा? पूरा अच्छे से डाउनफॉल आएगा। क्लियर है? या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई जो सोलर की अगेंस्ट में हो, इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट में हो। नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए ऐसा आ जाता है, तो इस केस के अंदर क्या होगा? इसका भी वैल्यूएशन कम होगा, इसका भी कम होगा, इसका भी कम होगा। तो ये क्या है? कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, इसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है। समझ पा रहे हो बात? इस तरीके की अगर आपने सारे ही इसी तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए ना, तो फिर इसको क्या हो जाएगा? आपके सारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो उसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए?
एक इसमें इन्वेस्ट किया, एक इसमें इन्वेस्ट किया, एक इसमें इन्वेस्ट किया और एक इसमें इन्वेस्ट किया, ताकि क्या होगा, इसके अंदर मान लीजिए डाउनफॉल आएगा तो हो सकता है कि इसके अंदर इंक्रीज हो जाए, इसके अंदर इंक्रीज हो जाए, इसके अंदर डिक्रीज हो जाए, तो अल्टीमेटली जो वो क्या रहेगा, आपका इफेक्ट जो रिस्क जो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात भाई? सीधा से समझिएगा कि घर के अंदर अगर एक ही बच्चा है तो उस केस के अंदर जो वो क्या होती है, रिस्क होती है। इस वजह से पुराने टाइम के अंदर जो ज्यादा बच्चे किए जाते थे कि भाई एक अगर नालायक निकल भी जाए तो कुछ तो जो वो ढंग के रहेंगे। समझ पा रहे बात? हाँ, पोर्टफोलियो की तरह। तो ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। समझ पा रहे बात कि एक बच्चे पे पूरा भरोसा मत रखो, उसकी जगह 2-3 बच्चे हैं तो उन सब में जो क्या करो, उन सब से भरोसा रखो, एक आध नालायक भी निकल जाए तो भी चल जाएगा। तो ये क्या है, डाइवर्सिफाइबल रिस्क की एक पर्टिकुलर कंपनी में ही इन्वेस्ट करके रखने की बजाय आप क्या कीजिए, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करके रखिएगा। इससे क्वेश्चन आने के बाई चांसेस जो वो ज्यादा सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क, यहाँ तक कि जितने भी पढ़े उनमें से सबसे ज्यादा चांसेस जो है इससे आने के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। मार्केट रिस्क पर्टिकुलर मार्केट से रिलेटेड। जैसे मार्केट से रिलेटेड क्या होता है, डिमांड और जो सप्लाई है उसका खेल पर्टिकुलर मार्केट के अंदर जो वो चेंज हो गया, जैसे डिमांड एंड सप्लाई या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि पहले जो एक वॉकमैन चलता था, इस तरीके का छोटा सा वॉकमैन होता था जिसके अंदर जो वो कैसेट लगाते थे और अपन गाना चलाते थे, वो उसका एक पर्टिकुलर मार्केट था, लोग उसे खरीदते थे, रेडियो वगैरह इन सब के जो एक मार्केट चलता था। फिर जो है क्या हो गया, धीरे धीरे मोबाइल आया और ये पूरा का पूरा मार्केट जो क्या हो गया, एक तरीके से शिफ्ट हो गया, या फिर ये वाला जो मार्केट जो था रेडियो और वॉकमैन का जो मार्केट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, मार्केट रिस्क। पर्टिकुलर मार्केट से रिलेटेड जो भी रिस्क है वो इसमें आएगी। क्लियर है? इसके अलावा एक जो है वो आता है आपका लिक्विडिटी रिस्क। जैसे आपने एक पहले सुना हो, मोबाइल जो चलता था ले टीवी करके बीच में चला था, जब जियो की सिम वगैरह आई थी ना, ले टीवी एल ई करके, ले टीवी करके उसके मोबाइल जो वो चले थे, उस कंपनी का मुनाफा अच्छा था, सेल वगैरह सब कुछ अच्छी थी, लेकिन उनकी जो है लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गई। लिक्विडिटी प्रॉब्लम मतलब उनका की बुक के अंदर प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन जैसे मेरे पास जो प्रॉफिट आया, मान लीजिए 1 लाख जो प्रॉफिट आया और हर महीने जो 1-1 लाख प्रॉफिट आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक होटल जो बनानी शुरू कर दी थी, और मान लीजिए वो 1 करोड़ के अंदर होटल जो बन रही है, और उस केस के अंदर मेरे पास जितना ही मुनाफा था वो सारा का सारा मैंने क्या कर दिया, उस होटल के अंदर लगा दिया। मतलब जितना मेरे पास कैश था वो सारा का सारा क्या कर दिया, वहां पर लगा दिया। अब उसके बाद में सिचुएशन ये हुई कि जो मेरा मेन बिजनेस था उससे मान लीजिए कैश जनरेशन जो कम हो गया, तो उस केस के अंदर मेरी बुक के अंदर प्रॉफिट वगैरह तो सब है, लेकिन मेरे पास पैसा जो नहीं बचा। तो ये क्या कहलाएगी, लिक्विडिटी रिस्क। समझ पा रहे हो कि तरलता की कमी आ गई, अब जो है मेरे पास पैसा नहीं है, ये जो है रिस्क क्या कहलाएगी, लिक्विडिटी रिस्क जो कहलाएगी। एक ये दो छोटी छोटी रिस्क है जो कॉलेबिलिटी रिस्क। कॉल और पुट जो दो है वर्ड, हमने पहले भी डिस्कस किए थे। कॉल का मतलब क्या होता है, राइट टू बाय, और पुट का मतलब क्या है, राइट टू सेल। मान लीजिए कोई कंपनी ने जो है वो बॉन्ड इश्यू किया, जो कि क्या है, उसमें कॉल ऑप्शन जो कंपनी के पास है, तो उस केस के अंदर हाँ राइट टू सेल। तो कॉलेबिलिटी रिस्क का मतलब क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो है, जैसे उन्होंने जो है वो फ्लक्चुएटिंग रेट से किया कि भाई जो भी आपकी रेपो रेट चलेगी मार्केट के अंदर, जो भी आरबीआई डिसाइड करेगी उसमें +3% करके हम क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट देंगे।
और मान लीजिए फिर जो है वो रेट क्या होने लगी, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। तो कंपनी ने जो है वो क्या किया, अगर कॉलेबिलिटी अगर है उसके पास तो वो क्या कर सकता है, उसको वापस कॉल कर सकता है। तो ये तो हो गई इन्वेस्टर के हिसाब से रिस्क। समझ पा रहे हो बात, भाई इन्वेस्टर जो उसके लिए रिस्क हो गई कि भाई अगर रिटर्न ज्यादा होने लगा तो वो क्या कर देगा, रिडीम कर देगा। समझ पा रहे हो बात। तो ये जो है ये कॉलेबिलिटी रिस्क जो है वो इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से। अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उस केस के अंदर मान लीजिए उन्होंने कह रखा था कि भाई अगर आपकी रेट जो वो 7% से कम हो गई, रेट जो वो अगर डिक्रीज होते होते 7% से कम हो जाती है अगर फ्लैक्चुएटिंग में, तो हम क्या करेंगे, आपको आपके जो भी इनको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, मतलब कि इनको बाय बैक कर लेंगे। ये जो भी आपके बॉन्ड है जो इनको क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। 7% से कम हो गई तो यूं तो देखिए कंपनी के लिए एक तरीके से फायदा है कि भाई पैसा सस्ते में मिल रहा है, लेकिन एग्रीमेंट की वजह से उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्री रिडम्पशन करना पड़ेगा या प्री बाय बैक करना पड़ेगा। तो ये क्या है, कॉलेबिलिटी रिस्क। इसके जैसा जैसा एक और है कन्वर्टेबिलिटी रिस्क, जिसके अंदर जो क्या करना पड़ सकता है, उसे कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्टेबिलिटी रिस्क। क्लियर है भाई यहां तक का। इसके अलावा और जो है वो बनती है आपकी, देखो कॉलेबिलिटी कुछ भी नहीं है। कॉल का मतलब क्या है समझिएगा, कॉल का मतलब क्या है, राइट टू बाय। जैसे ये कोई इंसान है जिसने क्या किया, इसमें फ्लक्चुएटिंग रेट से जो इसने कहा कि भाई रेपो प्लस 3% से उसे ब्याज मिलेगा। मार्केट में नॉर्मली रेट जैसे चल रही थी 7%, और यहाँ भी जो उसकी बन रही थी मान लीजिए 4+3 7%, बराबर बराबर चल रहा था। फिर धीरे धीरे ये जो रेपो रेट है वो 4 से हो गई 5, तो 5+3 इसको कितना मिलने लग गया, 8% जो वो रिटर्न मिलने लग गया। ये फायदे में, जबकि मार्केट के अंदर फिक्स्ड वाले में कितना बन रहा है, 7% ही इंटरेस्ट बन रहा है। फिर ये जो रेपो मान लीजिए 6 हो गए, तो 6+3 इसको कितना हो गया, 9%। तो बाकी को 7% मिल रहा था, इसको 9% मिल रहा था, ये फायदे में। लेकिन कंपनी के पास अगर कॉल का ऑप्शन है, कॉल मतलब वो कर सकती है, तो उस केस के अंदर वो क्या कर देगी, इनको रिडीम कर देगी। इनको क्या कर देगी, रिडीम कर देगी, मतलब कि इनका पैसा वापस दे देगी और ब्याज देना बंद कर देगी। तो ये क्या कहलाएगा, कॉलेबिलिटी रिस्क। ये इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से। इसका जस्ट ऑपोजिट अगर देखें कि भाई रेट जो है वो कम हो रही है, तो उस केस के अंदर अगर वो कॉल करती है तो वो जो है कंपनी के लिए जो एक तरीके से रिस्क हो जाएगी। वैसे ये कॉलेबिलिटी रिस्क जो नॉर्मली कॉलेबिलिटी और कन्वर्टिबिलिटी जो रिस्क है वो इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से देखी जाती है। क्लियर है, समझ पा रहे हो कि भाई यहाँ ब्याज ज्यादा मिलने लगा और उसे फायदा होने लगा, और कंपनी ने क्या कर दिया, ये जो है वो कॉल कर लिया वापस। या फिर यूं समझ लीजिए कि कंपनी ने जो पैसा रेज किया था किसी से, जैसे उन्होंने गवर्नमेंट से कहीं से पैसा रेज किया था जो कि क्या था, फ्लक्चुएटिंग रेट पे था, और ये सिचुएशन थी कि भाई 5 रेपो प्लस 3% पे था, तो इसको जो 8% कॉस्ट लग रही थी। मार्केट के अंदर मान लीजिए 9% जो वो रेट चल रही थी, तो उस केस के अंदर जो वो इसके लिए ये सस्ता पड़ रहा था। फिर जो वो रेपो मान लीजिए 4 हो गई, तो 4+3 इसके लिए ये 7% में, और जबकि मार्केट में जो ब्याज रेट चल रही है 9%, तो इसके लिए जो और सस्ता हो रहा था। लेकिन फिर आगे वाले ने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। कॉल कर दिया मतलब कि अपने जो भी है वो सारे सारे उसने पैसा ले लिया और ब्याज देना बंद कर दिया। तो ये जो है ये क्या हो जाएगी, कॉलेबिलिटी रिस्क। क्लियर। इसके बाद में है आपकी एक करेंसी रिस्क। जैसे आप कई बार देखते होंगे कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन आप जब खरीदने जाए तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होता है, वो डॉलर के अंदर पैसा मांगते हैं। क्लियर है। कई बार इस तरीके के अगर बिजनेस को डील करनी है जहां पर नॉर्मली क्या होता है, करेंसी रिस्क ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्री फेस करती है। जैसे अमेरिका और इंडिया का अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर अमेरिका की करेंसी में होगा, या फिर रूस और इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रूस की करेंसी के अंदर होगा। चाइना और इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ज्यादातर चाइना की करेंसी के हिसाब से होगा।
इंडिया और बांग्लादेश में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इंडिया के हिसाब से होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगी उसके हिसाब से होगा। तो दूसरी देश की करेंसी जो है उसको जो है वो तैयार करना और उसे उसका पेमेंट करना, ये डॉलर जो है वो अवेलेबल करवाना आगे वाले को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये क्या है, करेंसी रिस्क। आगे वाले से हमें कोई चीज खरीदनी, लेकिन वो कह रहे हैं हमें जो क्या चाहिए, $1000 चाहिए इसके बदले। हमने कहा कि इसके बदले में 90 के हिसाब से देख लो, 90,000 रुपए ले लो। उसने कहा नहीं, हमें जो क्या चाहिए, करेंसी चाहिए। तो ये क्या है, करेंसी से रिलेटेड रिस्क। इतना नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसे क्लियर बताना ही पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, छोटे छोटे टॉपिक जो दे रखे हैं इनसे सिंपल से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। ये तो जो है वो क्या है, सीएमए की बुक के अंदर जो वो लिख रखे हैं, बाकी जो कॉलेज की बुक्स है उनके अंदर तो ये लिख भी नहीं रखे। बस ये है कि आपको नाम पता होना चाहिए और उसका कॉन्सेप्ट जो पता होना चाहिए। क्लियर है। अब एक दो जो है वो नाम से ध्यान रखिएगा। एक तो है ट्रांजिशन रिस्क। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, बदलाव। बदलाव धीरे धीरे ओवर द पीरियड जो टेक्नोलॉजी की वजह से या और भी कई कारण की वजह से क्या होते रहते हैं, चेंजेस जो आते रहते हैं, और इसकी वजह से जो रिस्क क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अगर आपको पता हो कि भाई पहले रेडियो चलता था, फिर रेडियो जो है वो, अगर आपने बचपन में देख रखा हो, या फिर अगर थोड़े से अगर आप बाद के टाइम के हैं तो उसके इसके अंदर नहीं देखा होगा, तो रेडियो था, रेडियो चलता था, ये पालना कंपनी का रेडियो चलता था, पीले कलर का रेडियो आता था, ये जो है ये इसी तरीके से चलता था। फिर धीरे धीरे बदलाव आया, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर क्या हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गई। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई, तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, रेडियो का जो मार्केट है वो क्या होता गया, कम होता गया। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलने लगी, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कलर टीवी आ गए। तो ये जो है ये क्या हो गया, इसका मार्केट जो कम हो गया और इस कलर टीवी का बढ़ गया। कलर टीवी भी कौन सी आती थी पहले, ये इतनी बड़ी टीवी आती थी ये, और इसके पीछे की साइड के अंदर इस तरीके से बना होता था पूरा। फिर जो वो क्या हो गए, एलईडी टीवी आ गए। क्लियर है। और एलईडी टीवी आ गई तो ये क्या हो गया, इसका जो मार्केट कम हो गया। तो ये क्या है, ट्रांजिशन रिस्क। जैसे जैसे बदलाव आ रहा है उसकी वजह से रिस्क। इसमें नॉर्मली जो है ज्यादातर बदलाव जो किसकी वजह से आता है, टेक्नोलॉजी की वजह से आता है। ज्यादा जो चेंज आने का कारण रहता है वो टेक्नोलॉजी की वजह से आते हैं। क्लियर है। भाई आप ये जो है ये हर जगह देखा जाता है। पहले मूवीज जो है वो किस तरीके से चलती थी, फिर जो आज के टाइम वेब सीरीज किस तरीके की चल रही है। पहले के टाइम में मूवीज के अंदर जो गांव बताया जाता था, आज के टाइम के अंदर जो सिटी बताया जाता है, ड्रग्स बताया जाता है, और हीरो हीरोइन वगैरह सारे जो जो 24 घंटे पीते हुए दिखाते हैं। तो ये क्या है, धीरे धीरे वो जिस तरीके से उनको मार्केट को जिस तरीके, पूंजीवादी के अंदर क्या होता है हमेशा, जो कस्टमर है उसको किस तरीके से अपना कस्टमर बनाए रखे, तो उसके लिए चारों तरफ से जो भी जिस तरीके से भी किया जाए उनको उसके लिए करते हैं वो कोशिश। ये जो है वो क्या है, ट्रांजिशन रिस्क। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है। एक होती है ये स्टैग्नेशन रिस्क, जो है वो किसकी वजह से होती है, रिसेशन वगैरह की वजह से होती है, जिसमें क्या हो जाती है, डिमांड जो वो एकदम से कम हो जाती है। जैसे आपने सुन रखा होगा कि 2008 की जो है वो रिसेशन जब हुआ था,
उस वक्त पूरी हाँ देखो 2008 के अंदर जब रिसेशन आया था तो उसके बाद क्या हो गया था, लोगों ने जो है वो डिमांड कम करना शुरू कर दी। रीजन क्या है, लोगों के जॉब जाने लग गए, लोगों के जॉब जाने लग गए तो एकदम से लोगों के पास पैसा कम हो गया, लोगों के पास पैसा कम हो गया तो एकदम से डिमांड जो क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरीके की रिस्क जो वो ये कहलाते हैं। इस केस के अंदर 2008 में सबसे कम इम्पैक्ट वाले देश जो थे उसके अंदर इंडिया जो कम इम्पैक्ट वाले देश था, जिसके अंदर जो इम्पैक्ट कम आया था 2008 का रिसेशन। रीजन क्या था, इंडिया में नॉर्मली सेविंग की जो वो हैबिट शुरू से रही है कि भाई जो भी पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा वो बचा के रखते हैं, जमीन खरीदना, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करना, इस तरीके से। हालांकि आज के टाइम में ये चीजें जो कम हो रही है। आज के टाइम में जो भी अपनी एज के जो है वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा उड़ाते जा रहे हैं, ऊपर से जो क्रेडिट कार्ड और है और उसके जरिए जो वो और शॉपिंग वगैरह करते जा रहे हैं। पीजी अवेलेबल हो गया, जोमेटो स्विगी वगैरह सारा कुछ। तो जो हमारी सेविंग की जो हैबिट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सेविंग की हैबिट जो है वो कम हो रही है, उस वजह से जो ये पहले जो सेविंग की हैबिट थी उस वजह से इसका इम्पैक्ट कम आया था। ये रिसेशन की वजह से जो रिस्क क्रिएट होती है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग भयंकर हालत खराब है, बहुत ही हालत खराब है, पता ही नहीं चलता है। पहले वो कैश जाता था तो दर्द होता था कि भाई पैसा जा रहा है, इसमें तो जो है वो पता ही नहीं चलता है कि कब पैसा चला गया। तो भाई जो भी कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी स्थिति है, थोड़े बहुत जो वो सेविंग करते रहे। इसमें जैसे एनपीएस वगैरह के अंदर एम्प्लॉयड के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए, दोनों के लिए, मतलब सरकारी नौकरी के लिए और नहीं सरकारी नौकरी, दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जिसमें से कुछ पैसा जो सेविंग के अंदर कर दो। एक तो जैसे टर्म इंश्योरेंस जो वो तो ले ही लो, एक तो ये झंझट खत्म हुई। और उसके बाद में कोई एक अच्छी सी एसआईपी, जिसके अंदर जैसे इंडिया की एनपीएस वगैरह में जो है उसके अंदर कोई भी एक अच्छी स्कीम लेके ये कर लो। आपके महीने के जैसे बनते हैं 50,000 रुपए, तो इस 50 में से 20,000 आपके इसमें कर दो टोटल, ये एसआईपी और इसके अंदर। और इसमें से 20,000 भी नहीं करो तो जैसे आपने कहा कि भाई 10,000 इसमें करेंगे, और बाकी का पैसा जो वो जैसे जमीन ले लिया और उसको लोन पे ले लिया और 10,000 उसका ब्याज के रूप में जाएगा। तो ये इस तरीके के दो इन्वेस्टमेंट हो गए, ताकि फिर 50 में से 20 में से आपकी ये 20 गए, लेकिन 20 के साथ साथ आपकी ये रिस्क खत्म हो गई। भाई सेविंग हो रही है, बचत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब बाकी जो बचे 30,000 उनको खुले हाथों से उड़ाओ। हाँ, तो सिर्फ फायदे नुकसान देखो मत, उसको जो है वो इन्वेस्ट करो। रीजन क्या है कि भाई अल्टीमेटली देखो वो रिटर्न तो कम देते हैं, वो सारा का सारा जो वो नहीं यार, अलग अलग है, गवर्नमेंट की है ना यार, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जो ढंग की है। अगर आप कहोगे तो मैं कल जो है वो क्लास के अंदर आपको बता भी दूंगा कि भाई आप इसमें इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए अच्छा है। तो इससे क्या हो जाएगा, अब 50 में से आपके नहीं, तो फिर क्या है कि हमेशा सेविंग के लिए रोते रहना भी एक खराब बात है। भाई ये दोनों थ्योरी है, एक तो कि बचत होनी चाहिए और दूसरा ये है कि बचत के चक्कर में आपका जीवन भी खत्म नहीं हो जाए आपने। क्योंकि कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा कंजूस होता है वो सबसे बड़ा परमार्थी होता है, क्योंकि जब वो जाता है तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो किसी और के लिए छोड़ के जाता है। तो उतना परमार्थी होना भी ठीक नहीं, लेकिन अपनी जो स्थिति कल को जैसी भी उसमें पैसा अपने पास अवेलेबल हो, वो भी हो, तो उसका कुछ पोर्शन है जो आपका एसआईपी में या फिर कोई जमीन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, ताकि फिर बाकी जो बचे वो फिर के अब जो है वो अपन जैसा भी है जो यूज कर सकते हैं। और जिस भी तरीके से कर सकते हो आप, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हो, जैसे 4-5 महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके छोटा सा कैफे जो है वो करवा दिया पार्टनरशिप के अंदर, कुछ भी करवा सकते हो जैसा भी आपको जो सहूलियत लगे वो। या जमीन जो है वो सबसे सेफ माना जाता है। और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो गोल्ड लेते हो तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन गोल्ड के अंदर ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट जो है वो उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। रीजन क्या है कि जो ज्वेलरी के अंदर आधा जो अमाउंट जो है वो तो काफी बड़ा अमाउंट जो वो उसको बनाने का लग रहा है, जिसका वैल्यू जो वो इंक्रीज नहीं होना है। तो उससे अच्छा है क्या
अगर गोल्ड में करें तो जितना भी पोर्शन खरीदे वो रॉ फॉर्म में जो खरीदा हो उसी फॉर्म के अंदर रखे, तो वो एक तरीके से अच्छा इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है? नहीं तो फिर क्या होता है कि आदमी कमाता जाता है लेकिन ओवर द टाइम धीरे धीरे क्या होता जाता है, जो स्थिति उसकी है उससे ज्यादा गरीब होता जाता है। कंपिटिटिव रिस्क का मतलब क्या है कि भाई जैसे छोटे छोटे चल रहे थे, जैसे आज के टाइम में इसका एग्जांपल तो आपको पता ही होगा कि भाई जैसे अमेजोन देख लीजिए, छोटी छोटी कितनी दुकानें जो वो चल रही थी, और तो ये आया और उसकी वजह से उसने क्या कर दिया, सारा जो है वो एक तरीके से एक बड़ा प्लेयर आया और उसने क्या किया, पूरा मार्केट जो उसको खराब कर दिया। तो वो जो है ये क्या हो गई, कम्पिटिटिव रिस्क। और जो है वो भाई जैसे पहले आपने देखा होगा कि ये एक आया था ओला, फिर उसके बाद में एक आ गया उबेर, और एक बाद और आ गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, कंपटीशन की वजह से आने वाली रिस्क। अगर कोई मार्केट जो है वो लगेगा कि इसके अंदर फायदा ज्यादा है तो कंपटीशन आएगा। कंपटीशन आना भी चाहिए, कस्टमर के लिए कंपटीशन एक अच्छी चीज है, लेकिन बिजनेस के लिए जो वो एक खराब चीज है। कंपटीशन जो है वो कस्टमर के लिए अच्छी इस वजह से कि उसे प्रोडक्ट जो वो अच्छा मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट, ये जो भी रिस्क है इनको किस किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। पहले ये जो है वो तीनों साथ में देखिए, रिस्क हैंडलिंग, रिस्क रिडक्शन और रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क हैंडलिंग का मतलब क्या है, जो रिस्क है उसे अपन फेस करेंगे। जैसे कि आपके सिलेबस में कोई एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको जिसके ऊपर पकड़ नहीं है और आपको लगता है कि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो क्या कर सकते हैं, बैठिए मेहनत कीजिए और उस चैप्टर पे ज्यादा समय देके उसे क्या कर दीजिए, तैयार कर दीजिए। तो ये तो क्या होगी, आपने रिस्क को क्या किया, हैंडल किया। या फिर रिस्क रिडक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि उस चैप्टर के अंदर थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। आपको ये पता है कि थ्योरी जो मैं कर लूंगी, प्रैक्टिकल के अंदर ही जो वो दिक्कत आएगी, तो उस केस के अंदर जो आपने थ्योरी अच्छे से कर दिया, तो ये जो क्या कहलाएगा, रिस्क रिडक्शन। और रिस्क अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा, ये नॉर्मली जैसे कोई प्रोजेक्ट आया है और जिस प्रोजेक्ट के अंदर जो वो रिस्क ज्यादा है, या फिर जैसे कि गवर्नमेंट उसके ऊपर बैन कर सकते है, इस तरीके की कोई रिस्क है उसके ऊपर, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड जो आप क्या कीजिएगा, उस प्रोजेक्ट को जो है वो मना कर दीजिए, उस प्रोजेक्ट को कीजिए मत। क्लियर है? समझ पा रहे बात? तो ये तीन तो है साथ में देखे जाते हैं भाई, रिस्क हैंडलिंग कि जो रिस्क है उसे अपन फेस करेंगे। ये क्या है, जो रिस्क है उसे, ये जो है वो क्या करेंगे, रिस्क को कम करेंगे। कम करने की जगह कहा जाता है एक्सेप्टेबल लेवल तक लाएंगे। और रिस्क अवॉइडेंस का मतलब क्या है, रिस्क वाले प्रोजेक्ट से दूर हो जाएंगे या उसको मना कर देंगे। समझ पा रहे बात? अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं
कि भाई ना तो रिस्क को हैंडल कर पा रहे हैं, ना रिस्क को कम कर पा रहे हैं, ना रिस्क को जो वो अवॉइड कर पा रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपके लिए जो है क्या बचेगा, रिस्क रिटेंशन, रिस्क को लेके चलना पड़ेगा। अगर रिस्क को ना तो हैंडल कर पा रहे हैं, ना अवॉइड, ना रिडक्शन, तो रिस्क रिटेंशन होगा। क्लियर है भाई, इसमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पिछली बार का क्वेश्चन शायद यही था कि इसमें से कौन सा रिस्क जो है वो रिस्क के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है, ये नाम दे रखे थे। एक जो है वो रिस्क ट्रांसफर, कि भाई रिस्क को क्या कर दीजिएगा, ट्रांसफर कर दीजिएगा। ट्रांसफर के अंदर जैसे इंश्योरेंस, कि भाई आग लगने की वजह से जो नुकसान हो सकता है और ये बहुत बड़ी रिस्क है, तो उसको अपन ने क्या कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को सौंप दिया, तो वो क्या कहलाएगी, रिस्क ट्रांसफर। कई बार जो रिस्क ट्रांसफर की बजाय हम रिस्क जो वो शेयर भी कर सकते हैं, रिस्क शेयर भी किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसके पास ये एक जो है वो एबीसी लिमिटेड है, और इसने क्या किया, 1000 करोड़ का जो वो इंश्योरेंस करवाया। अब इंश्योरेंस कंपनी को भी जो डर लग रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को डर क्या लग रहा है कि कल को इसको अगर 1000 करोड़ देने पड़ गए ना, तो मेरा जो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए इसने क्या किया, ये जो है इसका आधा पोर्शन जो है एक और एबीसी लिमिटेड, ये पीक्यूआर थी, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी पीक्यूआर थी, एक और इंश्योरेंस कंपनी है XYZ, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो अकेले से तो होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसने कहा कि 500 करोड़ का जो है वो इंश्योरेंस जो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इसने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि जितना आएगा उसका 50% प्रीमियम मैं आपको दे दूंगा, कल को अगर क्लेम देना पड़ा तो 500 करोड़ मैं दूंगा और 500 करोड़ आप देना। तो ये क्या हो गया, रिस्क को शेयर करना, कि भाई रिस्क जो उन्होंने क्या कर ली, आपस में बांट दी। एक होता है रिस्क को हेज करना, रिस्क हेजिंग, जैसे कि अपने को पेमेंट करना है 3 months लेटर, $1 लाख, $1 इज इक्वल टू रेट चल रही है ₹90, और अपने को लग रहा है कि ये जो है 3 महीने बाद रेट जो वो चेंज हो जाएगी, और $1 इज इक्वल टू ₹90 से बढ़ के ये जो वो 92, 93, 91, 92, 93, 95 कितना भी हो सकता है। तो ये जो है वो अपने को इस तरीके का डर लग रहा है। तो इसको हेज कैसे किया जा सकता है, हेज का मतलब क्या कर देना, रोक देना। रोकने के लिए हमने क्या किया, एक मार्केट चलता है, या तो हम शेयर मार्केट में जाके स्टॉक मार्केट के अंदर जो जाके कर सकते हैं, या फिर जैसे एक और कोई जो है वो इसको पेमेंट करना, और इसको पेमेंट जो वो रिसीव होने वाला है, मान लीजिए $1 लाख का, और वो इसे 3 months लेटर जो वो रिसीव होने वाला है। तो इसने क्या किया, इन दोनों ने आपस में बात किया कि भाई ये जो $1 लाख मिलेंगे, वो $1 लाख जो तुम मुझे क्या कर देना, जैसे इसको लग रहा है कि $1 इज इक्वल टू अभी तो है ₹90, लेकिन कल को ये $1 इज इक्वल टू 3 महीने बाद कहीं ₹89, 88, 87 इस तरीके से नहीं हो जाए। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये जो $1 लाख है 3 महीने बाद आने वाले हैं, उसको उसने क्या कर दिया, $1 इज इक्वल टू
90 के हिसाब से 3 महीने बाद बेचने का क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गई, रिस्क हेज हो गई, मतलब कि अब जो वो रिस्क नहीं रही, रिस्क को आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर है। अगर ऐसी कोई पार्टी नहीं मिलती है कि भाई ये तो किस्मत अच्छे थे कि भाई इसको $1 लाख 3 महीने बाद देने थे और इसको रिसीव करने थे और इस तरीके की पार्टियां मिल गई, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ये जो है वो शेयर मार्केट के अंदर जाके इस तरीके के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। भाई 3 महीने बाद जैसे वहां रेट चलती है $1 इज इक्वल टू ₹91, जैसे ₹91 चल रही, तो वहां से आप 3 महीने बाद 91 में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, ताकि फिर रेट जो जो भी जाएगी आपको 91 में मिल जाएगा, तो आपकी रिस्क जो वो खत्म हो जाएगी। क्लियर। नुकसान ये हो सकता है कि कल को रेट जो वो 88 हो जाए, 87 हो जाए, तो भी आपको 91 में खरीदना पड़ सकता है। तो उस केस के अंदर एक और तरीका होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑप्शन खरीद सकते हैं। ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि अगर हम चाहें तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करें और चाहे तो नहीं करें। तो अगर 88 में हो गया तो मार्केट से खरीद लेंगे, नहीं तो और 92 93 हो गया तो इससे खरीद लेंगे। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं, ये रिस्क को हेज करना कहलाते हैं। क्लियर है। इसके अलावा एक दो वर्ड आते हैं, इसके अलावा इसमें रिस्क एनालिसिस के अंदर जो अपन लास्ट में नोट से देख लेंगे बाकी तो, इसके अलावा रिस्क एनालिसिस के अंदर जो एक कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर पढ़े थे ना हम, उसका भी क्या होता है, रिस्क एनालिसिस होता है। वैसे आपके जो रिस्क एनालिसिस है इसके अंदर कैपिटल बजटिंग वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अपन जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि अपना वैसे स्टेट्स के अंदर ये सारी चीजें कवर होने ही वाली है। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली तो है स्टेट्स की टेक्निक्स, दूसरी जो है वो कन्वेंशनल, और अदर। प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। पहले अपन इन तीनों को देख लेते हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट दे रखा है जिसके अंदर मान लीजिए लिखा है कि 0 ईयर के अंदर 1 लाख रुपए लगाओ और फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो आपको पैसा मिलेगा या तो 20,000 मिलेगा या 30,000 मिलेगा या 40,000 मिलेगा। हमने कहा ये क्या बात हुई, 20,000 मिलेगा, 30,000 मिलेगा या 40,000 मिलेगा। तो उन्होंने कहा देखो 20% चांस है कि 20,000 मिलेगा, 50% चांस है कि 30% मिलेगा, 30,000 मिलेगा, और 30% चांस है कि आपको 40,000 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी को आपने साथ में कंसीडर किया। तो 20,000 इंटू 20% कितना हो गया, 4,000। 30,000 इंटू 50% कितना हो गया, 15,000। और 40,000 इंटू 30% कितना हो गया, 12,000। तो हम पहले साल का कैश इनफ्लो कितना मानेंगे, 27 और ये 31,000। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करके आपके कैश फ्लो को कैलकुलेट करना। क्लियर है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अंदर पहली जो क्या है, प्रोबेबिलिटी। बाकी वैसे यहाँ आपको इनमें कोई डाउट आएगा नहीं, रीजन क्या है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अपने को पूरी डिटेल के अंदर वैसे ही पढ़नी है। क्लियर है। इसके बाद में एक आता है आपका वेरिएंस, या फिर जैसे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी जो है वो स्टेट्स के अंदर कैलकुलेट होता है। ये क्या होता है, जैसे दो कंपनी है, एक कंपनी का पहले साल का 10% है, दूसरे साल का 10% और तीसरे साल का 10% है, तो तीनों का उसका एवरेज जो वो कितना आएगा, 10%। एवरेज इसका कितना बन रहा है, 10%। एक कंपनी है जो 5% दिया, फिर जो वो 10% दिया, और फिर जो 15% दिया, एवरेज कितना आ रहा है इसका, 10% आ रहा है। एक कंपनी 0% थी, 10% थी, 20% थी, एवरेज दिया, रिटर्न दिया,
एवरेज कितना आ रहा है 10%। एक जो है वो 20 दिया, 10 दिया और 0% रिटर्न दिया, कितना आ रहा है एवरेज 10% जो वो एवरेज आ रहा है। एवरेज के हिसाब से देखोगे तो सारी कंपनियां जो एक जैसी, लेकिन आपको पता है ये कंपनी में रिस्क नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूस 10-10% दे रही है, ये कंपनी में ग्रोथ दिख रही है तो इसमें हो सकता है रिटर्न ज्यादा मिले, इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है और इसके अंदर डाउनफॉल दिख रहा है। ये तो जैसे 3 साल के कैश फ्लो है तो अपन सॉरी 3 साल के रिटर्न है तो अपन ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे एवरेज होते हैं ना, ये जो हमारे एवरेज होते हैं, इन एवरेज से वैल्यू जो वो कितनी डेविएट हो सकती है, कितनी चेंज हो सकती है, उसको जो क्या हम कैलकुलेट करता है डिस्पर्सन कैलकुलेट करता है। उसके लिए हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा वेरिएंस हो जाएगा। कैसे, जो हम कैलकुलेट करते हैं x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10 है, तो पहले वाले में देखो 10 माइनस 10 कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 और 0। यहाँ पर 5 माइनस 10 माइनस का 5 माइनस का 5 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा 25, 0 और 25। यहाँ कितना हो जाएगा 10 का तो 100, 0 और 100। यहाँ कितना हो जाएगा 100, 0 और 100। क्लियर है। तो ये इनका टोटल जो है ये तो क्या कहलाएगा वेरिएंस, ये तो है जो है इनका वेरिएंस है। देखो इन दोनों में जो डेविएशन ज्यादा है इस वजह से इनके अंदर जो वेरिएंस ज्यादा है, इसके अंदर डेविएशन कम है तो इसमें जो है वो कम आएगा, और इसके अंदर बिल्कुल कम है तो ये क्या हो जाएगा और भी कम हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे बात। तो ये वेरिएंस हो गया, और इसका अगर आप अंडर रूट कर दोगे इन सब का, अगर इनका अंडर रूट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 0। 50 का क्या हो जाएगा जो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो है जो है वो वेरिएंस, और ये जो है वो क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए पहले। यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है। स्टेट्स भाई हम जो है वो गुरुवार को शुरू करने वाले हैं, तो तब तक आपका पुराना कुछ बाकी हो तो वो कर लीजिएगा। और स्टेट्स जो वो अपने को बाकी से और ज्यादा अच्छे से करनी है। रीजन क्या है, क्योंकि स्टेट्स के अंदर अपन नंबर जो जो कंपटीशन में सीधी चीजें, ये चीजें जो वो अपन पढ़ रहे हैं बाकी को भी नॉर्मल आती होगी, इसके अंदर अपन एडवांटेज नहीं ले सकते उतना कि भाई पूरी मेहनत करेंगे तो 1 या 2 नंबर का गैप डाल सकते हैं, लेकिन स्टेट्स अगर अपन ने अच्छी कर ले तो उसके अंदर अपन गैप जो वो ज्यादा डाल सकते हैं, जैसे 4, 5, 6 नंबर का जो गैप डाला जा सकता है। तो स्टेट्स जो अपने को बिल्कुल बेसिक से जो शुरू से जो अच्छे से करनी है, तो स्टेट्स में कोशिश कीजिएगा कि आप लाइव क्लास ही ज्वाइन करें ताकि आपके डाउट भी जो वो साथ ही साथ कवर होते रहे। अब कई बार क्या होता है, नॉर्मल नियम है कि रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न जो क्या होगा इंक्रीज होगा। सिंपल सा नियम है कि भाई रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ना चाहिए। मान लीजिए ये कंपनी एक्स और वाई, इस कंपनी का रिटर्न जो वो 10% है और इसका जो वो 12% है। रिस्क जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए इसका जो है वो 5 है और इसका 4 है। क्या सेलेक्ट करेंगे, तो रिटर्न के हिसाब से देखें तो ये ज्यादा रिटर्न दे रहा है, ये सेलेक्ट होगा। रिस्क के हिसाब से देखें तो ये कम रिस्क है, ये सेलेक्ट होगा। तो अपन क्या करेंगे वाई को सेलेक्ट करेंगे, कोई भी तरीके के इसमें इस बार मिलेगा, चिंता ना करें। स्टेप्स जो है वो बहुत अच्छे से करेंगे एक्स और वाई। इस वाले में क्या है, सीधी सी बात है भाई, रिटर्न के हिसाब से भी ये अच्छी है और रिस्क के हिसाब से भी ये अच्छी है, तो अपन इसको सेलेक्ट करेंगे। यहीं पर अगर जैसे
रिटर्न जो है इसका 10% है, इसका 12% है, रिस्क इसका 5% है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 5 है और इसका 5.5 है। तो हम किसको सेलेक्ट करें? तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाली सिचुएशन जो है, तो भाई रिटर्न के हिसाब से देखें तो ये सेलेक्ट होता है और रिस्क के हिसाब से देखें तो ये सेलेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ रिटर्न ज्यादा यहाँ रिस्क कम है, इस वजह से ये सेलेक्ट होता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक चीज कैलकुलेट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम x की बात करें तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10% रिटर्न के लिए रिस्क लेते हैं बराबर 5। तो x कंपनी में 1% रिटर्न के लिए रिस्क लेंगे हम 5 डिवाइडेड बाय 10। तो 1% रिटर्न के लिए हमारा रिस्क जो कितना है 0.5। अगर यहीं पर y के केस में बात करें, y वाली कंपनी में, तो y में क्या कहेंगे कि 12% रिटर्न के लिए रिस्क लेते हैं हम 5.5। तो 1% रिटर्न के लिए रिस्क लेना पड़ेगा हमें 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हो जाएगा 0.4583। तो किसको सेलेक्ट करेंगे अपन, x को या y को? कौन सा सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1% रिटर्न के लिए 0.5 का रिस्क है और यहाँ पर 1% रिटर्न के लिए 0.4583 का है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैसा होगा आपका, मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। या फिर इसे आप ये भी कह सकते हैं 1% रिटर्न के लिए ले जाने वाले रिस्क। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम उतना अच्छा। क्लियर है? ये तो है भाई स्टेट्स के ऊपर बेस्ड कुछ टेक्निक, और कुछ टेक्निक जो है वो क्या है, कुछ जो है वो कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल जो है इसके अंदर दो आती है, एक तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ये क्या कहता है कि जब आप एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हो, तो जैसे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो वो 10% है, तो आप 10% से क्या कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। उसके अंदर अगर आपका कैश फ्लो जो वो अनसर्टेन है, उसके अंदर रिस्क है, तो जितनी रिस्क है उतना जो है रिस्क का परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए और अपने डिस्काउंट रेट उतने से बढ़ा दीजिए। तो आप क्या कर दीजिए, जो भी आपके रिस्क फ्री के उसके अंदर जो रिस्क प्रीमियम है वो क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। मान लीजिए उसका है आपको 4%, तो 10 प्लस 4% जो 14% है, उसके हिसाब से आप क्या कर दीजिए, अपनी जो एनपीवी है वो कैलकुलेट कीजिए। तो ये वो जो है क्या कहलाएगी, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। या फिर क्या होता है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड। आपसे जैसे पूछा गया कि भाई क्या स्थिति है, पहले साल कितना इनफ्लो होगा, आपने कहा कि 10,000 होगा। हमने पूछा कि बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन जो कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है।
स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे सीधा अपन स्टेज में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक एब्सोल्यूट मेजर है, इस वजह से सीधा कंपेयर में काम नहीं आता है। उसके बजाय हम जो क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कंपैरिजन के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्यूट मेजर का मतलब क्या है, जैसे 10 में से 7 नंबर है तो 7 जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट नंबर है। अब 10 में से 7 और किसी के 20 में से जैसे 15 नंबर, तो 7 और 15 का जो आपस में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों क्या है, एब्सोल्यूट है। तो अपन क्या करते हैं, उसको रिलेटिव टर्म में लेके आते हैं, परसेंटेज वगैरह में चेंज करते हैं कि भाई सबका टेस्ट अगर 100 का होता तो कितने मार्क्स आते हैं। क्लियर है, वो टेस्ट के अंदर अपन आएगा। तो वो जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो एक एब्सोल्यूट मेजर है, इस वजह से सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल नहीं होता, उसकी बजाय जो हम उसका रिलेटिव मेजर कैलकुलेट करके करते हैं। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड क्या कहता है कि भाई 10,000, आपने कहा कि 10,000 जो कैश इनफ्लो है। हमने कहा कि कंफर्म है क्या, उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा कंफर्म कितना है, आपने कहा कि 80% तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। तो हमने कहा क्या कहा कि अब 10,000 नहीं 8,000, इसका 80% जो 8,000 है उसी को कंसीडर कीजिए और इसको जो है वो डिस्काउंट कीजिए। हमने कहा किससे, रिस्क एडजस्टेड से। उन्होंने कहा कि नहीं, आरएफ से। हमने कहा क्यों, क्योंकि आपने कैश फ्लो जो है उसमें से जितनी रिस्क का पोर्शन था 20% वो हटा चुके हो, तो ये जो रिस्क फ्री कैश फ्लो है तो इसको रिस्क फ्री से क्या कीजिए, डिस्काउंटेड कीजिए। या फिर ऊपर वाला मेथड होता है, क्या करते हैं 10%, और जैसे आपकी आरएफ जो होती है वो 10% थी, तो आप कहते हैं कि उसमें रिस्क का प्रीमियम कितना ले लीजिए, मान लीजिए 4% है, तो 14% से आप क्या करते हैं, इसकी डिस्काउंटिंग करते हैं। क्लियर है? क्लियर है, हाँ बिल्कुल समझ पा रहे हो बात भैया। उसके बाद में दो चीजें हैं और है अदर के अंदर, जो है आपकी, एक तो है सेंसिटिविटी एनालिसिस। जैसे आपका 0 ईयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए 1 लाख का, और पहले साल में आपको मिल रहा है 50,000 मिलेंगे, जिसमें से 40,000 जो वो आपका 50,000 जो वो प्रॉफिट होगा। इस 50,000 में से मान लीजिए 20,000 का जो डेप्रिसिएशन जाएगा, तो ये बचेगा आपका 30,000, और 30,000 में से 50% मान लीजिए टैक्स जाएगा, जो कि आपका बनता है 15,000। 15,000 तो आपको बचता है कैश इनफ्लो 15,000। इसमें आप डेप्रिसिएशन वापस ऐड करोगे 20,000, तो आपका कैश इनफ्लो आएगा पहले साल का 35,000। अब इसमें क्या किया जाता है, सेंसिटिविटी और सिनेरियो एनालिसिस दोनों में फर्क समझिएगा। सेंसिटिविटी में क्या करते हैं, एक एक फैक्टर के अंदर चेंज करते हैं। जैसे कि पहले हमने कहा कि अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ जाए तो क्या होगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख की जगह कितना, 1,10,000 कंसिडर करके एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? फिर जो है मान लीजिए हम वर्किंग कैपिटल में दूसरा चेक किया कि वर्किंग कैपिटल में अगर 10% इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा। तो वर्किंग कैपिटल में 10% इंक्रीज करके हम क्या करेंगे, एनपीवी जो वो कैलकुलेट करेंगे। फिर जैसे हमें टैक्स का पता करना है, तो टैक्स के अंदर मान लीजिए 10% रेट इंक्रीज हो जाएगी, तो एनपीवी पे क्या फर्क आएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से फैक्टर जो ज्यादा क्रिटिकल है, मतलब किसके अंदर चेंज आने की वजह से आपका एनपीवी जो ज्यादा चेंज होता है। तो ये जो ये क्या कहलाएगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस, की हर एक फैक्टर जो उसकी सेंसिटिविटी पता करोगे, उसकी वजह से एनपीवी पे कितना इम्पैक्ट आता है। दूसरा इसके जैसा जैसा एक और है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। दूसरा जो वो सिनेरियो एनालिसिस है। ये क्या कहता है, अलग अलग सिचुएशन बताता है कि भाई इस सिचुएशन में क्या क्या होगा, अलग अलग सिचुएशन की बात करता है। अलग अलग सिचुएशंस की कैसे, कि अगर मार्केट के अंदर तेजी रही या मंदी रही या एवरेज रही, तो मतलब कि बूम रहा, रिसेशन रहा, या फिर मोस्ट लाइकली मतलब कि एवरेज रहा, तो क्या क्या होगा। और तीनों के हिसाब से क्या कीजिए, कैश फ्लो कैलकुलेट करके लिख दीजिए भाई 0 ईयर के अंदर ये जाएगा 1 2 1 2
3 के अंदर ही आएगा। जैसे कि अगर तेजी रही तो शुरुआत में 50,000 जाएंगे और हर साल जो है वो आपको 50,000 मिल जाएंगे। अगर मंदी रही तो 50,000 जाएंगे और हर साल आपको 10,000 मिल जाएंगे। और एवरेज रही तो 50,000 जाएंगे और हर साल आपको 20,000 मिल जाएंगे। तो ये क्या करता है समझिएगा, ये सारे फैक्टर जो साथ में कंसीडर करता है कि भाई तेजी है तो तेजी में सारे सारे फैक्टर जो उनका ओवरऑल एनपीवी क्या है, अगर मंदी है तो सारे फैक्टर का मिला के ओवरऑल एनपीवी क्या है, और अगर एवरेज है मोस्ट लाइकली है तो आपके एनपीवी क्या है। क्लियर है? ठीक है, रिस्क एडजस्टेड। हाँ, यहाँ तक का एक बार देख लीजिए। तो देखो सिनेरियो में क्या करेगा, अलग अलग सीन बताएगा कि भाई ये होगी अगर स्थिति तो ये होगा, अगर ये स्थिति हो गई तो ये होगा, और ये अगर स्थिति हो गई तो ये होगा। तो ये सब स्थितियों में बता देगा कि भाई इस केस के अंदर एनपीवी इतनी रहेगी, इस केस के अंदर एनपीवी इतनी रहेगी, इस केस के अंदर एनपीवी इतनी रहेगी। रिस्क एडजस्टेड के अंदर देखो कि भाई आपकी जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट है 0, 1, 2, 3, ये है 0 ईयर के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर आपके 50,000 जाने हैं, और फिर जो पहले साल 20,000 आने हैं, फिर दूसरे साल 20,000 आने हैं, और तीसरे साल 30,000 आने हैं। तो आप क्या करोगे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, 50,000 तो आज के डेट के अंदर ही है तो डिवाइड बाय 1, 50,000 डिवाइड बाय 1.1, सॉरी 20,000, 20,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2, और 30,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 3। आगे वाले ने पूछा कि 1.1 क्यों कर रहे हो, 10% क्यों कर रहे हो। हमने कहा कि 10% इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम जो पैसा रेज किया है, जो पैसा लेके आए हैं उसके ऊपर हमारे 10% कॉस्ट लगती है, इस वजह से 10% कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये कैश फ्लो पूरी तरीके से सर्टेन है, हमने कहा नहीं, ये कैश फ्लो पूरी तरीके से सर्टेन नहीं, इसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि कितना चांस है कि इधर उधर हो सकता है। हमने कहा कि 4% चांस है कि ये जो पैसा है इधर उधर हो सकता है, कि मतलब 20,000 की जगह 20,000 प्लस 4% हो सकता है, 20,000 माइनस 4% हो सकता है। मतलब कि 20,000 का 4% कितना हो गया भाई, 800 रुपये, या तो 20,800 हो जाएगा या 19,200 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आपकी ये जो रेट है ना 10%, इसको 10% कंसिडर मत करो, इसकी जगह इसमें रिस्क प्रीमियम जो 4% है वो भी कंसिडर करो। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो ये आप इस तरीके से मत करो, आप जो है क्या करो, 50,000 डिवाइड बाय 1 कर दो, 20,000 डिवाइड बाय 1.14 कर दो, 20,000 डिवाइड बाय 1.14 की पावर 2 कर दो, और 30,000 डिवाइड बाय 1.14 की पावर 3 कर दो। क्लियर? तो ये जो आपकी डिस्काउंट रेट है उसमें क्या कर दो, रिस्क का प्रीमियम जो क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है यहाँ तक का? तो भाई एक बार जो है वो नोट से देख लेते हैं अपन सारा का सारा फटाफट, ताकि ये जो ये कंप्लीट हो। एक सेकंड रुकिएगा ना।
बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं लेंगे, 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देंगे। सेम जो है वो वैसा ही जिस सीक्वेंस में लिखा है ना वही है, और कुछ जो है वो एक आध बात अगर रह जाए तो देखो ये 3 सिनेरियो है। अपॉर्चुनिटी जो है वो देखो, अगर रिस्क है तो वहां पर अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हो सकता है कि कल को किसी फैक्टर की वजह से नुकसान हो सकता है तो उसके अगेंस्ट में किसी फैक्टर से फायदा भी हो सकता है। पॉलिटिकल रिस्क, कंट्री रिस्क, इकोनॉमिक, ये सारी डिस्कस कर चुके हैं। कोई एक आध बच गई हो तो देख लेते हैं। एक्सटर्नल रिस्क अराइजेज सिचुएशन आउटसाइड द कंट्री, जो है वो एक्सटर्नल में आ जाएगी। बिजनेस रिस्क अपन ने डिस्कस कर ली, फाइनेंशियल कर ली, टोटल जो है वो अपन ने कर ली। मार्केट रिस्क जो कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से कोई भी रिस्क क्रिएट होती है तो वो आपकी इंटरेस्ट रेट है। परचेजिंग पावर, जैसे कि चीजें जो वो महंगी हो गई, आपके पास जो पैसा आया लेकिन चीजें जो महंगी हो गई, या फिर जैसे गुड्स खरीद रहे हो तो सप्लायर वगैरह की रेटें जो बढ़ गई, तो वो क्या है, परचेजिंग पावर, मतलब कि चीजें खरीदने की कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी का कम हो जाना, ये जो है वो रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब क्या है कि हम जो वो उनको पेमेंट करने में सफिशिएंट हमारे पास पैसा नहीं है, ऑब्लिगेशन को सब पे नहीं कर पा रहे हैं, तो डिफॉल्ट रिस्क। अगर किसी में डाउट आए तो वो बता दीजिएगा, बाकी वैसे सिंपल से ये इंडस्ट्री रिस्क या मार्केट रिस्क जिसे कहते हैं अपन, ये पूरे की जो एक साथ देखते हो। करेंसी रिस्क देख ली थी। ऑपरेशन रिस्क या बिजनेस रिस्क एक ही है, अलग अलग लिख रखा था, इस वजह से लिखा था। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो उसे प्रोजेक्ट रिस्क कहेंगे। पूरे बिजनेस से एंटरप्राइज से रिलेटेड है तो उसे एंटरप्राइज रिस्क कहेंगे। ट्रांजिशन जो चेंज की वजह से आती है वो हो गई। और ये हो गई यूनिक कंपटीशन। और ब्रांड रिस्क क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा वो बीच में रोनाल्डो ने जो है वो कोका कोला इस साइड से उस साइड रखा था और उसका वैल्यूएशन कम हुआ, तो ये क्या है, ब्रांड से रिलेटेड रिस्क, कि भाई लोग जो ब्रांड के साथ लॉयल्टी जो वो कम कर रहे हैं। रिस्क को मैनेज करना, इसमें ये देख लीजिएगा भाई, पहले क्या करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और असेस करते हैं कि भाई ये जो है वो रिस्क कितनी बड़ी है और कौन सी रिस्क है, कैसी रिस्क है। उसको क्वांटिफाई करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि इसकी वजह से कितने का नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, मॉनिटर करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं भाई ये एक रिस्क आने वाली है। मान लीजिए कल को जो प्राइस है, जैसे सप्लायर जो प्राइस बढ़ाने वाला है, तो वो रिस्क आइडेंटिफाई की और फिर हमने पता किया कि अगर सप्लायर प्राइस बढ़ा देगा तो कितने का नुकसान या कितने का फायदा होगा, और उसको अपन ने क्या किया, मॉनिटर करके अपन ने रिपोर्ट कर दिया। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको मैनेज करने के लिए कॉस्ट एलोकेशन होगा, जिस भी तरीके से नए सप्लायर से बिडिंग वगैरह मंगवाना, उनसे अगर कोई जैसे तो उसके लिए कैपिटल जो भी एलोकेट करना, वो कैपिटल एलोकेट कर देंगे भाई। कुछ पैसा अगर इसके लिए रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है, तो वो पैसा जो कर देंगे और फिर जो उसको मैनेज करेंगे। क्लियर है, ये जो है ये अपन ने सारे नाम देखे थे। और रिस्क पूलिंग क्या है, एक ही तरीके की जितनी रिस्क है उनको क्या करना, साथ में इकट्ठा करना। रिस्क पूलिंग, कॉस्ट पूलिंग वगैरह जो सारे सारे में एक ही मतलब है कि एक तरीके के जितने भी है उनको क्या करना, एक साथ इकट्ठा करना। रिस्क मेजरमेंट, उसको मापना ही है, सिंपल ही है। ये एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ रोइंग, बर्बाद होने की जो वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि भाई जो जैसे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह जो चेक करती है कि भाई, या फिर जैसे लोन देने वाले चेक करते हैं कि भाई जो इंश्योरर है वो उसकी डेथ हो जाए या उसका जो है वो इंसॉल्वेंसी हो जाए, उसके चांसेस कितने, उसको पता करना है, या जैसे डेथ के केस में वगैरह में। ये जो है एक रिस्क मैपिंग जो क्या होता है, इसके अंदर जैसे इस साइड जो इम्पैक्ट लिख दिया और इसका लाइक्लीहुड, जैसे कोई एक रिस्क है जिसकी लाइक्लीहुड तो जो है वो लाइक्लीहुड तो उसकी जो है वो यहाँ है, ये यहाँ इसकी लाइक्लीहुड है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो वो इतना होगा। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, इसका रिस्क मैपिंग। ये इसको इस तरीके से मैप बना, एक रिस्क के होने के चांसेस इतने हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो वो इतना ही होगा। तो ये क्या कहलाता है, रिस्क मैपिंग। एक जैसे इसकी लाइक्लीहुड यहाँ है और उसका इम्पैक्ट यहाँ है, तो ये कहलाएगा। क्लियर, रिस्क को मैप के जरिए करना, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। टेक्निक वगैरह ये जो सारी सारी चीजें देख रखी है। क्लियर है। अब और कौन से डाउट थे, आप कौन सा बता रहे थे हमें, एक बार नोट्स देख लीजिएगा और कोई डाउट हो तो बताइएगा। और कौन सा डाउट बचा था, कैश इनफ्लो के प्रीमियम,
कौन सा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के बारे में बात करें? देखो जैसे कि 0 ईयर के अंदर 50,000 जाएंगे और फर्स्ट ईयर के अंदर 30,000 रहेंगे, सेकंड ईयर में 30,000 रहेंगे और थर्ड ईयर में 40,000 रहेंगे। क्लियर है? और रिस्क फ्री रेट जो है वो RF जो है वो आपकी मान लीजिए 8% है। तो ये क्या कहता है कि ये तो 30,000 इसमें से कितना पैसा जो है फिक्स आएगा ही आएगा। हमने कहा कि 70% तो पक्का है कि ये तो आएगा ही आएगा। कि सेकंड ईयर पे जो 30,000 उसका हमने कहा 60% तो 100% आएगा, लिख के ले लो। और ये जो 40,000 उसका हमने कहा कि 80% तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया 7 21,000। तो ये क्या है 21,000 कौन सा पैसा है? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, मतलब कि ये पैसा पक्का आएगा। और 6 18,000 ये पक्का आएगा और 40,832 ये 32,000 पक्का आएगा। और इनकी जो है फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो किसके हिसाब से? रिस्क फ्री के हिसाब से, जो 8% है उसके हिसाब से, और आपकी एनपीवी कैलकुलेट करो। क्लियर है भाई? और कोई डाउट रहा हो तो बता दीजिए। और कोई डाउट है क्या? कौन सी ये 70%, 60%, 80%? ये क्वेश्चन देगा, ये जो ये क्वेश्चन देगा। वैसे इसका आएगा नहीं आएगा तो थ्योरेटिकली आएगा, बाकी ये मार्केट से पता करना पड़ेगा कि इसमें से कितना। वो अलग अलग सिचुएशन है भाई, कैसा प्रोजेक्ट है समझिएगा। जैसे एक तो आप क्रिकेट पे सट्टा लगा रहे हो और एक जो वो आप ने जो है वो एक दुकान जो है वो ओपन की है, तो दोनों के मामले में अलग अलग सीक्वेंस रहेगा। अच्छा 1.14 और ये तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। जो कैपिटल बजटिंग था ना उसके अंदर जैसे सेकंड ईयर के एंड पे जो पैसा मिलता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो डिवाइड करते हैं 1.14 की पावर 2। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर जो है ना उसमें जो डिस्कस किया था ना वो कैलकुलेट कर रहे हैं। 10 + 4 हो गया 14%। देखो 10% इसकी नॉर्मल थी, 10% इसकी नॉर्मल थी और 4% ये, तो ये हो गया 14%। 14% को कैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? 1.14 लिखते हैं। क्लियर है? ऐसा लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 हो जाएगा, 100 + 14 तो ये 1.14। क्लियर? तो भाई यहाँ तक का देखिएगा, और बाकी कुछ बचा है तो जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि गुरुवार को जब स्टेट्स शुरू होगी तो फिर स्टेट्स और अकाउंट्स दोनों होगी, तो उस टाइम के अंदर थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन ज्यादा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। बाकी डाउट आए तो जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा ना।